नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। साथियों ये क्लास है हमारी साथियों आधुनिक भारत की पैट परीक्षा के लिए। देखो, अगर आप पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो फिर आपको ये पूरी क्लास देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैट परीक्षा जब आप पास कर लोगे तभी आप कल को बीपीओ का फॉर्म डाल पाओगे। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग जो है बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं मेरे माध्यम से, तो उन्हीं के लिए ये क्लासेस मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर चला रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसकी हम बात करेंगे पैट 2026 के एग्जाम के लिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा साथियों आधुनिक भारत में कांग्रेस और उसके अधिवेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के अधिवेशन। यहां से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आज इसी टॉपिक की हम लोग यहाँ प्रॉपर बात करेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, और इस पूरे टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है। चलो ठीक है, ओके। तो बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में और कांग्रेस के जो अधिवेशन है इनके बारे में। चलिए ओके, तो अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना, देखो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो स्थापना है ये की गई है ए.ओ. ह्यूम जी के द्वारा। सब लोग जानते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। इनके द्वारा स्थापना की गई कांग्रेस की। ए.ओ. ह्यूम जो है इन्हें कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, ये भी ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। पेपर में पूछा गया प्रश्न है हर्मिट ऑफ शिमला। तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्थापना की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई है, जिस तारीख को हुई है, वो है साथियों 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना की गई उस समय इसका नाम कांग्रेस नहीं था, उस समय इसका नाम था इंडियन, लिख देता हूं, इंडियन नेशनल यूनियन। तब इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम दादा भाई नौरोजी की सलाह पर कांग्रेस रख दिया गया। ठीक है, तो कांग्रेस नाम किसकी सलाह पर रखा गया है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो स्टार्टिंग में क्या थी? इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक, अब कांग्रेस की स्थापना के पीछे एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरकार कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो सिद्धांत है कि आखिरकार कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो सिद्धांत है साथियों, उसे हम कहते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना को लेकर के जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसको ज़्यादातर इतिहासकार स्वीकारते हैं, उस सिद्धांत का नाम है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या है? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है ये अंग्रेजों ने की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भाई, कांग्रेस की स्थापना कौन कर रहे हैं?
कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेज में भी कौन कर रहे हैं? तो भैया ए ह्यूम कर रहे हैं। ए ह्यूम कौन है? तो ए ह्यूम एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट है। ये कौन है? एक सिविल सर्वेंट है, यानी आज के आईएएस समझ लो आप, है ना। तो ये एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट है, ठीक है। अब ये जब इसकी स्थापना कर रहे हैं तो ये भी तो अंग्रेज हैं। तो इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसमें कभी कोई डाउट मत रखना। कांग्रेस की स्थापना की गई है साफ साफ अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, आखिरकार अंग्रेज इसकी स्थापना कर क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति के कुछ ही साल बाद तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो 1857 की क्रांति में हुआ क्या? 1857 की क्रांति में हुआ ये कि हिंदू और मुसलमान एक हो गए। भाई आप देखिए, ज्यादातर विद्रोह करने वाले व्यक्ति जो जो थे, संख्या जो थी वो हिंदुओं की थी, लेकिन उनके लीडर कौन थे? मुसलमान थे। जैसे 1857 की क्रांति का लीडर कौन था? तो सब लोग जानते हैं, वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुसलमान है। बात समझ रहे हैं? लखनऊ में विद्रोह कौन कर रहा है? एक मुसलमान कर रहा है ना। तो बहुत सारी जगह मुसलमानों ने और हिंदुओं ने भी, ऐसा नहीं इसमें हिंदू शामिल नहीं थे, हिंदू भी शामिल थे। जैसे हम लोग पढ़ करके आए हैं, बाबू कुंवर सिंह हैं, अमर सिंह हैं, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, तात्या टोपे हैं, हिंदू समुदाय भी बहुत था। कुल मिला के दोनों मिल गए और इन दोनों ने मिलकर के विद्रोह किया 1857 का। तो अंग्रेज ये बात समझ गए कि दोबारा 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह ना हो, इसलिए इनको एक मंच दे दिया जाए। ये मंच क्या करेगा? ये मंच भारतीयों का जो दबा हुआ गुस्सा है, जो भारतीय सोचते हैं, उस गुस्से को निकालने का काम करेगा। यानी ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। सेफ्टी वाल्व किस में लगा होता है? प्रेशर कुकर में लगा होता है। प्रेशर कुकर में आप देखेंगे एक सेफ्टी वाल्व होता है, वो कुकर में लगा होता है। वो क्या करता है, जब प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, भाई ज़्यादा प्रेशर होगा तो सीटी बजेगी, होता है ना। लेकिन अगर किसी कारण से मान लो सीटी खराब हो गई तो क्या होगा? अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा और कुकर फट जाएगा, नुकसान होगा। उससे बचने के लिए प्रेशर कुकर में एक लगा होता है सेफ्टी वाल्व। वो सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि जैसे ही प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा होगा कुकर में और सीटी नहीं बजी किसी कारण से, तो प्रेशर कुकर के फटने से पहले ही वो सेफ्टी वाल्व एक्टिव हो जाएगा और प्रेशर कुकर को फटने से बचा लेगा। यही सेम काम कांग्रेस की स्थापना को लेकर के किया गया कि 1857 का जैसा विद्रोह दोबारा ना फट पड़े, इसीलिए हम इनको एक मंच दे देते हैं, एक सेफ्टी वाल्व बना देते हैं। और वो सेफ्टी वाल्व क्या है? वो सेफ्टी वाल्व है कांग्रेस। कि अब भारतीय लोग जो भी सोचेंगे, जो भी उनके विचार होंगे, हम उनको मंच दे देते हैं। और चूंकि कांग्रेस की स्थापना खुद अंग्रेज ही कर रहे हैं, तो जो भी चीजें चल रही होंगी कांग्रेस में, उनके बारे में हमें पहले से जानकारी होगी, तो हम उन्हें आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे और भविष्य में 1857 जैसी कोई भी घटना रिपीट नहीं होगी। तो इस सोच के साथ स्थापना की गई किसकी साथियों? कांग्रेस की। इसी को कहते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जो मैंने आपको बता दिया। ये पेपर में पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किस संस्था की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोग जवाब दे देना। ये जुड़ा हुआ है किसके साथ? ये जुड़ा हुआ है साथियों कांग्रेस के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया किसने है? भाई ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत तो हमने समझ लिया, है ना। अब ये सिद्धांत दिया किसने है? तो साथियों इस सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है लाला लाजपत राय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन है? इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये सिद्धांत इन्होंने किस न्यूज़पेपर में दिया है? तो ये दिया है यंग इंडिया में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर के अपना सिद्धांत दिया, जिसको कहा जाता है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कांग्रेस की स्थापना को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो मैं एक एक करके यहाँ लिख देता हूं कि कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, जो पेपर में आता है। पहला स्टेटमेंट, 3 दिन का तमाशा। कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? 3 दिन का तमाशा।
तो कांग्रेस को, ये इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कौन कह रहा है? तो 3 दिन का तमाशा कह रहे हैं अश्वनी कुमार दत्त, याद रखना, ठीक है। अश्वनी 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 ऐसे लिखा जाएगा, अश्वनी, कोई बात नहीं, आप इसे सही लिख लेना, हो सकता है मुझसे गलत लग गया हो। अश्वनी कुमार दत्त, अश्वनी कुमार दत्त जो है वो, अश्वनी कुमार दत्त जो है वो इसको 3 दिन का तमाशा कह रहे हैं, अश्वनी, ठीक है, याद रखना, 3 दिन का तमाशा, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है। कांग्रेस को भिकमंगी संस्था, कांग्रेस भिकमंगी संस्था है। अब ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस भिकमंगी संस्था है, यानी कांग्रेस भीख मांगने का कार्य करती है। ये किसका कथन है भैया? ये कथन है, कांग्रेस भिकमंगी संस्था है, ये स्टेटमेंट है अरविंद घोष का, अरविंद घोष, याद रखना, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने इसे कहा कि कांग्रेस एक भिकमंगी संस्था है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस जो है वो याचना करती है हर चीज के लिए, आंदोलन नहीं करती, याचना करती है। आंदोलन तो मेनली आप देखोगे जब कांग्रेस में 1905 के आसपास बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों का प्रादुर्भाव होता है, इनकी पावर बढ़ती है कांग्रेस में, तब जाके आंदोलन शुरू होते हैं। 1905 का स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन आंदोलन, बंग आंदोलन जिसे कहते हैं, उससे पहले तो ये 1885 से लेके 1905 तक तो केवल भीख ही मांग रहे हैं ये लोग। हर चीज के लिए लेटरबाजी करते हैं, हर चीज के लिए झुक जाते हैं कि साहब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। इस वजह से जो थोड़ा स्वाभिमानी टाइप लोग थे, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे अरविंद घोष हो, ये लोग कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। इनका कहना था ये तो हर चीज में भीख सी मांगने लगते हैं, तो हम इस तरीके के आदमी नहीं है भैया। तो ये भिकमंगी संस्था किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा, ठीक है। इसके अलावा याचना का संस्थान इसे किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा। इसको भी देख लो, याचना का संस्थान, याचना का संस्थान। अच्छा, आप लोग एक चीज मुझे और कमेंट करके बताना, ये जो बैकग्राउंड है ये ज्यादा बढ़िया है या फिर मैं जो ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाता हूँ वो ज्यादा बढ़िया है? आप लोग जरा कमेंट करके बताना, थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो, है ना। ये कहा है किसने? ये कहा है विपिन चंद्र पाल ने, विपिन चंद्र पाल, जो कि शामिल है लाल, बाल और पाल में। ये बड़े ही वैसे लोग थे स्वाभिमानी टाइप, तो इन लोगों को कांग्रेस बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, ठीक है। अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा है? अल्पसंख्यकों की संस्था, संख्यकों की संस्था, अल्पसंख्यकों की संस्था कहा है इसे लॉर्ड डफरिन ने। याद रखना, लॉर्ड वार्ड मत लगाओ इसके आगे, डफरिन। और मैं आपको बता दूं जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है ना, तो उस समय डफरिन ही भारत का गवर्नर जनरल है। ये भी आप लोगों को स्पेशली याद रखना है, ठीक है ना। आगे है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है कि किस व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो वो व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने रचना की वंदे मातरम की, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तो पदों के भूखे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन है, इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। इनका स्टेटमेंट है, कर्जन का एक स्टेटमेंट है, देखो कर्जन ने क्या कहा। कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लाड मत कहो यार इनको, लाड तो पता नहीं मेरे मुंह से क्यों बार बार निकल रहा है, ये सब लाड वाड कहना है, कहलाने के लायक नहीं है ये। तो कर्जन का स्टेटमेंट है, भारत में रहते मेरी अभिलाषा है कि कांग्रेस के अंत में सहयोग करना। भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा है कि कांग्रेस के अंत में
सहयोग करना। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट इनके कुछ इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वो मैंने आपको बोल के बता दिए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है किसके बारे में? ये कथन है साथियों, ये कथन है कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, उसके कार्य को लेकर के, जो लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, और ये सब पेपर में पूछे जाते हैं साथियों, याद रखना। अगर इसकी लेक्चर की पीडीएफ आपको लेनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं इस लेक्चर की पीडीएफ तुरंत इस लेक्चर को अपलोड करने के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। अब देखो, अब हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। कांग्रेस के अधिवेशन, अब जैसे होता क्या था साथियों, हर साल, हर वर्ष सामान्य रूप से दिसंबर के महीने में, दिसंबर में, हर साल दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। ठीक है, ये होता था 28 से 30 दिसंबर के आसपास तक ये अधिवेशन 2 से 3 दिन चलता था, और सामान्य रूप से दिसंबर के महीने में होता था। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो किस महीने में होते थे? दिसंबर में, नॉर्मल। बट कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि अधिवेशन दिसंबर की जगह मान लो जून में करना पड़ा, या मई में करना पड़ा, या अगस्त में करना पड़ा, किसी महीने में भी, किसी विशेष परिस्थिति में, तो उनको हम बोलते थे क्या? विशेष अधिवेशन। ये विशेष अधिवेशन है। विशेष अधिवेशन कब होगा? विशेष अधिवेशन होगा दिसंबर के महीने के अलावा कभी भी। ठीक है, ठीक, तो ये ध्यान रखना, विशेष अधिवेशन दिसंबर के अलावा कभी भी हो सकता है, और हुए भी हैं बहुत सारे विशेष अधिवेशन जो मैं आपको बताऊंगा। और नॉर्मली तो अधिवेशन हमारा कब होगा? दिसंबर के महीने में ही होगा। अब एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है और उन अधिवेशनों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर लेता हूं, जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं पहला अधिवेशन। ठीक है, प्रथम अधिवेशन, ये है प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अधिवेशन कब हुआ है? ये हुआ है 1885 में, उसी वर्ष जिस वर्ष कांग्रेस बनी है। ठीक है, कहां पर हुआ है? स्थान अगर मैं इसका आपको बताऊं कि कहां हुआ है, तो ये हुआ है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन में, जो कि कहां पर है? मुंबई में है। तो ये कहां पर हुआ है? बंबई में हुआ है। उस समय मुंबई नहीं होता था, उस समय होता था बंबई। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन बंबई में 1885 में पहला अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? इसके अध्यक्ष थे जिन्हें हम कहते हैं WC बनर्जी। WC बनर्जी कह लो या कह लो व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक ही बात है। ये थे इसके प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, याद रखना। ठीक है, इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने लोग शामिल थे? तो इस अधिवेशन में केवल 72 लोग शामिल थे, टोटल 72 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसमें 9 प्रस्ताव रखे गए। पहला प्रस्ताव सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा रखा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये है प्रथम अधिवेशन। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय, देखो इसमें इतना ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद आता है द्वितीय अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन। कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन है ये हुआ है 1886 में, 1800 यानी 1 साल बाद ही हो गया है। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कलकत्ता में साथियों। ठीक है, किधर हुआ है ये हुआ है कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे किसके? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के।
मैं आपको बता दूं, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक बार तो 1886 में ही रहे, ठीक है, एक बार 1893 में रहे, और एक बार ये रहे हैं 1900, एक बार चेक कर लेता हूं, 1906 में। तो 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्हें कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का शानदार वयोवृद्ध इन्हें कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की कि भारत की नेशनल इनकम कितनी है। दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि अंग्रेज किस तरीके से हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉपर व्याख्या करी अर्थव्यवस्था के आधार पर कि हमारा शोषण कैसे हो रहा है। इन्होंने ही बताया कि कांग्रेस की, मतलब जो अंग्रेज हैं, उनकी नीतियां कुछ इस तरीके से कार्य करती हैं कि वह गंगा के तट से जल को लेती हैं और थेम्स के तट पर जल को निचोड़ देती हैं, जिसका मतलब था कि अंग्रेज जो हैं वो भारत से पैसा लेते हैं और लंदन में यानी इंग्लैंड में छोड़ देते हैं, ठीक है, जो अंग्रेज हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा दूसरा कांग्रेस अधिवेशन, बस इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास तीसरा कांग्रेस अधिवेशन। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ है साथियों 1887 में। 1887 में कहाँ हुआ है साथियों? ये हुआ है मद्रास में। देखिए, इसको केवल आप अच्छे से सुन भी लोगे ना तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो इसे आप अच्छे से सुन लो और इसका रिवीजन कर लो। तो मद्रास में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे साथियों बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी जो है साथियों, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओगे बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इस अधिवेशन में कुछ खास हुआ नहीं, बस नारा दिया गया कांग्रेसी बनो, ऐसा नारा जो है इस अधिवेशन में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1888 का अधिवेशन, ठीक। बस आपको इतना ही याद रखना है भाइयों, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1888 का अधिवेशन क्या हुआ है? ये हुआ है इलाहाबाद में, ठीक है, जिसे आज हम कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ। और इस कांग्रेसी अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। और जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज यूल है साथियों प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष। कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल, ये आपको याद रखना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 1889 का अधिवेशन जो बंबई में हुआ है। इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, इसे केवल सुन लो। विलियम वेडरबर्न दूसरे यूरोपियन व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसमें बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर है 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक, चलो इसको लिख देता हूं थोड़ा सा। फिर है 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन इसके अध्यक्ष रहे साथियों फिरोज शाह मेहता, जो कि एक उदारवादी नेता थे, फिरोज शाह मेहता। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय स्नातक महिला, जिनका नाम है कादम्बनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने भाग लिया। तो ये आपको याद रखना है, पहली स्नातक महिला भारत की कादम्बनी गांगुली ने किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया? 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता।
ठीक है, इसके बाद आता है साथियों, इसके बाद आता है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन को आप अच्छे से पढ़ना भैया। कलकत्ता अधिवेशन 1896, कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अध्यक्ष कौन है भैया? तो इसके अध्यक्ष हैं रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी। महत्वपूर्ण क्यों है ये अधिवेशन? तो साथियों महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम, है ना। वंदे मातरम पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? ये गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप विडंबना देखिए कि इसे हम इतिहास में पढ़ रहे हैं और अभी न्यूज़ है 1-2 दिन पहले की, जब 15 अगस्त था, कि कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम पूरा गाया गया तो श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको बंद कराने के लिए कह रही थी। प्रॉपर वीडियो था उसका, मैंने भी देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा कि बताओ, एक कांग्रेस वो थी जहां वंदे मातरम गाने पे गर्व महसूस कर रहे हैं, जहां वंदे मातरम गाया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी, और आज सोनिया गांधी जी पूरा वंदे मातरम जब गाया जा रहा है तो उसको बंद करवा रही है। चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स है, ज़्यादा इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। चलिए, तो ये आपको देखो इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि पहला अधिवेशन है जिसमें वंदे मातरम गाया गया, तो महत्वपूर्ण हो जाता है रहमतुल्ला सयानी और कलकत्ता अधिवेशन 1896। ये आपको इतना याद रखना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो बीच में कुछ खास अधिवेशन है नहीं हमारे। फिर आता है 1901 का अधिवेशन, 1901 का अधिवेशन, और 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में। अच्छा, आप एक बार नोटिस कर रहे होगे कि ज्यादातर अधिवेशन कहाँ हुए हैं? कलकत्ता में। क्यों हुए हैं? क्योंकि इस समय तक राजधानी भारत की कलकत्ता है, तो ज्यादातर मीटिंग्स कहाँ होंगी? कलकत्ता में। जैसे आज के समय में ज्यादातर मीटिंग्स कहाँ होती हैं? नई दिल्ली में। क्यों? नई दिल्ली राजधानी है, सत्ता का केंद्र है। वैसे ही उस समय सत्ता का केंद्र हुआ करता था कलकत्ता, तो ज्यादातर अधिवेशन कहाँ हुए हैं? कलकत्ता में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं दिनशा एडुल्ची वाचा, दिनशा एडुल्ची वाचा या दिनशा वाचा आप लिख लो, ये इसके अध्यक्ष है। महत्वपूर्ण बात क्या है साहब? महत्वपूर्ण बात ये है कि इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, तो आप बताओगे 1901 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, जिसके अध्यक्ष थे दिनशा एडुल्ची वाचा। ठीक है, फिर 1904 का बंबई अधिवेशन जिसमें हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे, और 1904 के बंबई अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने भाग लिया, वही जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया, तो वो 1904 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। फिर आता है 1905 का अधिवेशन जो काफी महत्वपूर्ण है। फिर आता है साथियों 1905 का अधिवेशन, और 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है ये हुआ है वाराणसी में, बनारस। फिर आता है 1905 का अधिवेशन। देखिए 1905 का जो अधिवेशन हुआ है साथियों, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। ठीक है, वाराणसी में हुए इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो वो है भैया गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन है? तो वो है महादेव गोविंद रानाडे। महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की मांग रखी गई। याद रखना, क्यों रखी गई? क्योंकि ये अधिवेशन कब हुआ था? ये जो अधिवेशन होते थे, अभी मैंने आपको बताया कि ये अधिवेशन होते थे दिसंबर के महीने में, यानी अधिवेशन कब हुआ होगा? दिसंबर 1905 में। और साथियों 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलना चाहिए, इस प्रकार की मांग कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई और उसको नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। हम लोग जानते हैं, तो स्वदेशी आंदोलन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? वाराणसी अधिवेशन 1905 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन है? इनके बारे में भी जस्ट हमने पढ़ा। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। याद रखना, पहली बार स्वराज। इसके आगे हम बढ़ेंगे साथियों तो आ जाएगा 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ चलिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं। सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कौन है साथियों? नरमपंथी हैं, थोड़ा सा पिलपिले टाइप के हैं, लेटर वेटर लिखने में भरोसा रखते हैं, याचना करने में भरोसा रखते हैं, आंदोलन करने में इनका बहुत ज़्यादा जो है विश्वास नहीं है कि हर चीज़ के लिए आंदोलन किया जाए। तो आंदोलन करने में इनका भरोसा नहीं है। सोचते हैं कि हर चीज़ अगर हम सरकार से मांगेंगे, अंग्रेजों से मांगेंगे तो मिल जाएगी, इसीलिए ये है नरमपंथी। अब इन्हीं के नाम से मिलते जुलते एक क्रांतिकारी और है जिनका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस उग्र क्रांतिकारी हैं और रास बिहारी बोस वो व्यक्ति हैं जो FRI फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में, वहां क्लर्क की नौकरी करते रहे बहरूपिया बन के, और इधर लॉर्ड हार्डिंग पे बम दे मारा चांदनी चौक में जब वो हाथी पे घूमने निकला था। तो वहीं बैठे बैठे प्लानिंग करते थे और नौकरी भी करते थे, क्लर्क की नौकरी, छोटी मोटी, किसी को शक भी नहीं था कि ये आदमी कौन है। और वही जो है प्लानिंग करते थे कि कैसे अंग्रेजों को पेला जाए। तो खूब अंग्रेजों को पेला, बाद में उनकी पोल खुल गई, क्योंकि भैया जब गवर्नर पे बम पड़ जाए, हालांकि घायल हो गया, उसमें मरा नहीं, वो बहुत बड़ी बात थी, है ना। बाद में पता किया गया ये आदमी कहाँ से आया है, तो पता चला कि ये तो जो है एक छोटा मोटा क्लर्क है देहरादून में, लेकिन वहाँ से वो तब तक फरार हो गए। तो बहुत सारे इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं। अच्छा, इतिहास की किताब में आप देखेंगे, अब मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था, उसमें इन सभी उग्र क्रांतिकारियों को, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, मतलब सुभाष चंद्र बोस तो नहीं, ये तो बहुत बाद में आएंगे, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे रास बिहारी बोस हो, ठीक है, या खुदीराम बोस हो, या मास्टर सूर्यसेन दा हो, इन सबको आतंकवादी लिखा गया था। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से कोई आतंकवादी नहीं मानता। आतंकवादी तो वो होता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों की हत्या करता है। इनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ था भाई? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को, जिनका मूल नाम भोलानाथ तिवारी है, क्या उनको सत्ता मिलने वाली थी अंग्रेजों के जाने के बाद? नहीं। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बनते? नहीं। वो कर रहे थे केवल देश के लिए। तो ये इन्होंने सर्वस्व बलिदान किया है, तो इनको आतंकवादी शब्द कितना खराब है। और बताओ, किताबों में इस्तेमाल हो रहा है भारत के क्रांतिकारियों के लिए, कितनी शर्म की बात है। और अच्छी अच्छी किताब है। तो बिल्कुल आप इस चीज का ध्यान रखिए कि इनको आतंकवादी शब्द से कभी भी आप संबोधित ना करें। ये उग्र क्रांतिकारी थे। अब इस अधिवेशन में, सूरत कांग्रेस अधिवेशन में हुआ क्या है, तो सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। इस अधिवेशन में हुआ है कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में, ठीक है। नरम दल गरम दल क्या है भैया? तो वो लोग जो भारत की स्वतंत्रता के लिए या अपने अधिकारों के लिए उग्र रास्ता अपनाते थे, हड़ताल का, जुलूस का, ठीक है, आंदोलन का, वो थे नरम दल के लोग, जिनके नेता बने बाल गंगाधर तिलक। और वो लोग जिनको लगता था कि नहीं वैसे ही काम चल जाएगा और हम लोग जो है, हम लोग याचिका करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, इसी से हमें जो है अधिकार मिलते रहेंगे, तो वो लोग कहलाए नरम दल के। और इनके नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो अलग अलग दल के अलग अलग नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, जो ऊपर हमने लिखा है, ये सब नरमपंथी लोग थे। और गरम दल के तो एक ही धुआंधार नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ है? सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ है, याद रखना, ठीक है। गरम दल के प्रमुख नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों कलकत्ता अधिवेशन 1911। चलिए आगे है कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ है 1911 में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष हैं पंडित विशन नारायण धर।
विशन नारायण धर, ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसी कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान तो उस समय नहीं था, उस समय इसको कहते थे हम लोग जन गण मन। तो इसी अधिवेशन में गाया गया जन गण मन, जिसे आज हम कहते हैं राष्ट्रगान। तो जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सब लोग बता दोगे। तो इसको जो है पहली बार जिस अधिवेशन में जनगण मन यानी हमारा राष्ट्रगान गाया गया वो था कलकत्ता अधिवेशन 1911, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। हम सब लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण है जनगण मन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है लखनऊ अधिवेशन 1916। आगे है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार हैं कांग्रेस के अध्यक्ष 1916 में। महत्वपूर्ण बात क्या है इस अधिवेशन की? तो महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसी अधिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साहब नरम दल और गरम दल एक हो गए। यानी ये दो जो दल 1907 में अलग हो गए थे वो 1916 में एक हो गए, ठीक है। और इसमें नरम दल और गरम दल तो एक हुए ही, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लस इनके साथ साथ मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में जुड़ गई। यानी मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में शामिल हो गई, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। आगे है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। चलिए आगे है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में क्या याद रखना है? प्रथम यूरोपियन महिला, ठीक है। अगर पेपर में सवाल आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप सीधे सीधे जवाब देना एनी बेसेंट, कोई डाउट ही नहीं इसमें तो, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय पूछता है तो जवाब बदल जाएगा, क्योंकि ये भारतीय नहीं है, इसीलिए मैंने यूरोपियन लिख दिया है, ठीक है, याद रखना। आगे है 1919 का अधिवेशन जो हुआ है अमृतसर में, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। फिर है 1920 का अधिवेशन, 1920। अब 1920 में देखेंगे जरा, 1920। अब 1920 में दो अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं। पहला तो सामान्य अधिवेशन है और दूसरा विशेष अधिवेशन है। विशेष अधिवेशन पहले हुआ, विशेष जो अधिवेशन है ये हुआ है, हाँ ठीक है, चलिए। तो जो विशेष अधिवेशन है कांग्रेस का ये हुआ है कलकत्ता में। और इसमें क्या हुआ साहब? इसके अध्यक्ष कौन थे? जो विशेष अधिवेशन है साथियों, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है, याद रखना। हाँ, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। अच्छा, हुआ क्या इसमें? इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा गया। अभी पास नहीं हुआ है, केवल रखा गया है। ये था विशेष अधिवेशन। फिर आता है हमारा जो रेगुलर वाला है, जो दिसंबर में होगा। जो दिसंबर में अधिवेशन हुआ है वो हुआ है नागपुर में। तो दो बार हुआ है ये, एक बार कलकत्ता में, एक बार नागपुर में। नागपुर में जो अधिवेशन हुआ है इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य, लिख देता हूं, विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। विशेष ये जो सामान्य वाला था ये विशेष वाला है। और इसमें हुआ क्या? इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया।
ठीक, तो ये आपको दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग ही याद रखना है। अगर पेपर में आया क्या सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया, तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। पास किस में हुआ है, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1920 के बाद जो अगला हमारा अधिवेशन है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो है साथियों 1923 का अधिवेशन। 1923। और साथियों 1923 में भी 2 बार हुआ है ये। पहली बार जो 1923 में अधिवेशन हुआ है ये हुआ है दिल्ली में। क्या हुआ है, दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। ठीक है, और मौलाना आजाद के बारे में हम लिखेंगे सबसे युवा या सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आजाद। 1923 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके ये अध्यक्ष थे। और जो नियमित अधिवेशन हुआ था वो हुआ काकीनाडा में, बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ, काकीनाडा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। ये जिन्ना नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना मत कर देना इनको। ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली 2 अलग अलग भाई हैं जो चलाए थे खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो वो जिन्ना वाला अलग है, ये अलग है, दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, उसके बाद 1924 में चलते हैं हम लोग। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है बेलगांव। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। तो गांधी जी एकमात्र जिस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं वो है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924। इंपॉर्टेंट चीज है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग हो गए साथियों अलग अलग। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। महात्मा गांधी एक बार ही अध्यक्ष बने हैं तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला हैं। प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी वो हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, जो आगे चल के उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनेंगी। ठीक है। फिर है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन है, श्रीनिवास अयंगार। श्रीनिवास अयंगार। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसी अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य हुआ। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य हो गया, इसका जवाब आप दोगे 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। ठीक है। फिर आता है बहुत ही फेमस 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं जवाहर लाल नेहरू। इस कांग्रेस अधिवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई। इसी कांग्रेस अधिवेशन, ये लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था, और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी। इससे पहले कांग्रेस की डिमांड कभी पूर्ण स्वराज की नहीं थी। इससे पहले कांग्रेस की मांग थी कि हमें जो है, एक सेकंड रुकना आप लोग हैं। हाँ जी,
हाँ, मेरी बेटी आ गई थी, उससे बात करना भी जरूरी है। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। इससे पहले कांग्रेस की डिमांड पूर्ण स्वराज की नहीं थी। इससे पहले जो कांग्रेस की डिमांड थी वो थी डोमिनियन स्टेट की, कि हमें डोमिनियन स्टेट दे दो, ठीक है, औपनिवेशिक राज्य हमें दे दो, हमें पूरी आज़ादी नहीं चाहिए। लेकिन बाद में इन लोगों को एहसास हुआ कि डोमिनियन स्टेट्स भी एक प्रकार का गुलाम ही होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हमें चाहिए पूरी आज़ादी। तो कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग को छोड़ करके पूरी आज़ादी की मांग रखी। कब? 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन के बाद पहली बार साथियों 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया प्रथम स्वतंत्रता दिवस। याद रखना, पहला स्वतंत्रता दिवस आजादी से पहले हमने कब बनाया? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमें जब आजादी मिली 15 अगस्त को, वो हमारे हाथ में नहीं थी, वो तो माउंटबेटन पीछे पड़ गया कि नहीं इसी तारीख को ही दूंगा। लेकिन जब हमें आजादी मिल गई 15 अगस्त को, हम तो लेना चाहते थे 26 जनवरी को, लेकिन मिल गई 15 अगस्त को। तो जब हमने अपना संविधान बना लिया, तो हम सब लोग जानते हैं संविधान 26 नवंबर को ही बन गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि हम इस डेट को ऐतिहासिक बनाना चाहते थे, जिस दिन हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस आजादी से पहले बनाया था, रावी नदी के किनारे, और हमने अपना तिरंगा भी लहराया था। वो तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज है, लेकिन हाँ था तिरंगा ही, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद होता है कराची अधिवेशन 1931। इसके बाद है साथियों 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस अधिवेशन में कुछ ऐसी चीजें हुई जो काफी अजीब थी। जैसे इसी समय में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस ले लिया। तो महात्मा गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, इसी कारण से महात्मा गांधी को इस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए। गांधी जी का विरोध किस अधिवेशन में हुआ? गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन में दिखाए? 1931 के कराची अधिवेशन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने के कारण। और साथियों, जब गांधी जी का भाषण देने का नंबर आया, तो उन्होंने इसी अधिवेशन में भाषण दिया कि गांधी मर सकता है, किंतु गांधीवाद नहीं। यानी गांधी तो मर सकता है, लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। यानी आप मुझे तो मार सकते हो क्योंकि विरोध हो रहा था, लेकिन मेरे विचारों को आप कभी भी नहीं मार पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी का, जिसको आपको याद रखना है। और इसी अधिवेशन में पहली बार किसानों के मौलिक अधिकार की बात रखी गई। लिख देता हूं, इसी अधिवेशन में पहली बार किसानों के मौलिक अधिकारों की बात हुई। किसानों के मौलिक अधिकार की बात, किसानों के मौलिक अधिकार की बात किस अधिवेशन में हुई है? तो आप बताओगे 1931 के कराची अधिवेशन में। इसके बाद है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। फैजपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक, फैजपुर अधिवेशन। और इस फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थे नेहरू। और इंपॉर्टेंट क्यों है साहब? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये था पहला गांव में होने वाला, पहला गांव में होने वाला अधिवेशन। पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ वो है हमारा फैजपुर अधिवेशन। इसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, सुभाष चंद्र बोस। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 1939 का, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। और साथियों, यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराया। यानी जब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ
तो एक प्रत्याशी गांधी जी ने खड़े किए पट्टाभी सीतारमैया, और उनके विरोध में खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई। तो महात्मा गांधी ने इसको पर्सनली लिया और कहा कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। ये स्टेटमेंट है, आप चाहो तो नोट कर लेना कि इसी अधिवेशन में हार के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और गांधी जी से जब विरोध हो जाए तो कोई कांग्रेस में कैसे रह सकता है। और उसी का परिणाम हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को अपना टर्म पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। और जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। ठीक है। इसके बाद 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। उन्नीस का रामगढ़ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष हैं फिर से मौलाना आजाद। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो कोई कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं, और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं तो 1945 तक यही बने रहे। इसीलिए सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? वो है मौलाना आज़ाद। क्यों है? क्योंकि ये 1940 में अधिवेशन हुआ है दिसंबर के महीने में। सितंबर 1940 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया जो 1945 तक चला है। तो इस वजह से काफ़ी लंबे समय तक कोई अधिवेशन हुआ नहीं 1945 तक, यानी 1940 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ कांग्रेस का, वर्ल्ड वॉर की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो यही अध्यक्ष बने रहे, है ना। और बाद में फिर जो है होता है 1946 का मेरठ अधिवेशन। ठीक है, फिर हुआ 1946 का मेरठ अधिवेशन, और मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, और याद रखना भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष यही थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम है जीवतराम भगवान दास कृपलानी। और फिर लास्ट 1938 में हुआ जयपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। और इसी के साथ ये टॉपिक हो गया हमारा समाप्त जेबी कृपलानी के साथ। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। रिवीजन के तौर पे ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए। वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे अपने क्वेश्चन, अपने सवाल, अपने डाउट, अपनी क्वेरी मुझसे कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।